प्राचीन भारत के इतिहास के समान अध्ययन के इस पड़ाव में आज मैं बात करूंगा 16 महाजनपदों के बारे में। प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जिससे न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि मुख्य परीक्षा में भी इससे संबंधित सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। मैं सिर्फ आपसे इस प्रारंभिक चरण में यही बात कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, एक बार देखिए। आप मुझ पर भरोसा करके आप इसको एक बार देखिए, इतिहास आपको समझ में ना आ जाए तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम से देखना बंद कर दीजिएगा, आप अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक बार पूरा देखोगे तो आप बेहतर मूल्यांकन कर सकेंगे किसी और चैनल में दिए जाने वाले इस विषय से संबंधित जानकारियों को लेकर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार आप देखिए, महसूस करिए कि हमने आपको किस तरह की जानकारी दी, किस तरह के वीडियोस बनाकर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम सब बात करेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम सब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो तीसरा चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे और अब तक हमने आपको बतलाया था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले जो विभिन्न धर्म थे उन धर्मों के बारे में हमने विशेषकर जैन और बौद्ध धर्म के संबंध में आपको जानकारी दी और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण वो अध्याय बन जाता है। तो आपको इन सारी चीजों पे, सारी बातों पे ध्यान देना है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा कि हमने जो भी बुक्स आप तक पहुंचाए, आपको हमने प्रोवाइड कराए हैं, उसके अंतर्गत दो तरह की किताबें हैं। एक हो गया टेक्स्ट बुक हो गया और दूसरा 3 पतली पतली सी किताब आपने देखा होगा। तो वास्तव में जो 3 पतली पतली सी किताब है वही वास्तव में नोट्स के शक्ल में है। तो एक तो मेरे वीडियोस हो जाएंगे, साथ में उस नोट्स के शक्ल में जो पुस्तक आप तक पहुंची है उसको देखना है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो बात है आपके पास जो कह सकते हैं जो पुस्तक है हमने टेक्स्ट बुक के रूप में दिए हैं, याद रखिएगा उसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और अभी जो सिलेबस चल रहे हैं, जो भी चैप्टर्स चल रहे हैं उसके हिसाब से आप 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का चैप्टर जो पाषाण काल से आजादी तक की जो पुस्तक है उस पुस्तक में आप देखोगे, ठीक है। तो वो किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो बच्चे जो आप आईएएस और पीसीएस की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, लेकिन विशेषकर मैं कह रहा हूं कि आईएएस और पीसीएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो जिस दिन आपको ये लगे कि आपको वास्तव में कोई गाइड ज्यादा आकर्षित करता है तैयारी करने के लिए, कोई गाइड ज्यादा आकर्षित करता है, पॉइंट वाइज लिखी हुई बातें ज्यादा आकर्षित करती है, ये ध्यान रखिएगा। ये लक्षण आपके ये है कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ना नहीं चाहते हो। और टेक्स्ट बुक्स जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। पॉइंट वाइज ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट वाइज जो भी नोट्स होते हैं, जैसे हमारी 3 पतली पतली से जो किताबें हैं वो रिविजन के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर साथ में तैयारी करनी है तो ऐसी स्थिति में वही जो जैसे हमने आपको अभी आज 16 महाजनपद पढ़ाऊंगा तो उसी का पाषाण काल से आजादी तक की जो किताब है उसमें 16 महाजनपदों के बारे में जो डिटेल में जानकारी दी गई है वो आप पढ़ोगे। उसके बाद फिर पतली वाली किताब में जो उसका ब्रीफ दिया हुआ है उसको आप समझेंगे। तो यही प्रिपरेशन का सबसे बेहतर तरीका होता है और आपको ध्यान में रखना है और खूब मेहनत करना है, जमकर मेहनत करना है और खूब वो कहे की कोशिश करनी है। परिस्थितियां निश्चित रूप से अभी काफी विकट है। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि भाई क्लास आप स्टार्ट तो कर रहे हो सर, बट कोई वैकेंसीज नहीं आ रहे। वैकेंसीज नहीं आ रहे इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। हमें कुछ ना कुछ वो करते रहना है और हमेशा एक्टिव मोड में बने रहना है, ठीक है। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, आपने सुना होगा। जब आप तैयार इस तरह से रखिए, अपने आप को गर्म इस तरह से रखिए कि जब मौका मिले
तुरंत क्या है कि स्ट्राइक करेंगे आप, तुरंत जो है, तो आप स्ट्राइक तभी कर सकते हैं बेहतर तरीके से जब आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहेंगे। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि आप बैच में एडमिशन लो ही लो, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी मेरा कहने का मकसद नहीं है। मैं आपको कह सकते ये हमारा मतलब पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ वीडियोस है। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि आप कभी ये मत समझिएगा कि मेरा पर्पस है कि आप एडमिशन लीजिए। एडमिशन मेरा पर्पस नहीं है, लेकिन मेरा पर्पस ये जरूर है कि आप सब हमेशा एक्टिव मोड में बने रहिए। हमेशा जो विषम परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों से आपको क्या है कि रूबरू होना है। और जहां तक मुझे लगता है कि 2020 का जो वर्ष है वो वर्ष मुझे लगता है कि आप जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली जो कहावत है ना, वही वास्तव में जो है इसमें क्या है कि वो बेहतर कारगर तरीके से काम कर पाएगा। बस काम करते रहना है, एक्टिव मोड में बने रहना, और जितनी हिम्मत है, जितनी जो है कह सकते हैं साहस है, सब कुछ लगा देना। ये परीक्षा की घड़ी है, ये हमारे लिए भी परीक्षा की घड़ी है और आप सबके लिए भी परीक्षा की घड़ी है। तो जम कर मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, भगवान पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए अपने आप पर। आपकी जो है वो क्या है कि कह सकते हैं कि जो अपने आप पर भरोसा रखा है वही परिस्थितियों से बाहर निकल कर जो है वो क्या है कि ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में आपको धैर्यपूर्वक उसका साहस, उसका सामना से मतलब बहादुरी पूर्वक उसका सामना करना है, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास में हम 16 महाजनपद के बारे में बात करेंगे। प्रक्रिया फिर से मैं बता रहा हूं कि मेरा नोट्स, मेरा जो वीडियोस है वो वीडियोस देखिएगा। साथ में हमने जो 2 तरह की किताबें आपके पास भेजी है, तो आप टेक्स्ट बुक पढ़िएगा। अगर कह सकते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो वो क्या करेंगे, वो जो है पाषाण काल से आजादी तक के जो ये चैप्टर से पहले उसको डिटेल में पढ़ेंगे। आराम से बैठकर ध्यान से एकदम पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन जो बच्चे कह सकते हैं कि जो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो जो 3 पतली पतली सी किताबें भेजी है पहले आप उसको पढ़िएगा, उसी को रटिएगा, और मेरे जो वीडियोज है वो वीडियोज आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं बात आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। 16 महाजनपद, ठीक है। 16 महाजनपदों की अगर हम बात करें, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, ठीक है। अब यहां पर इस बात को देखना है कि ये महाजनपद यानी कि पहले वो जनपद के कैटेगरी में आया होगा, फिर उसका रूप जो है वो बड़ा बना होगा। तो रूप जब बड़ा बना होगा तो महाजनपद, जब हम कहते हैं महाजनपद तो इसका मतलब है, महा मतलब होता है, कह सकते हैं कि एक जगह कहते हैं ना महाविनाश, महाद्वीप, महा मतलब होता है बड़ा, महा मतलब होता है विशाल। महा आत्मा जो है, जब महात्मा कहते हैं तो वो एक महान आत्मा, विशाल आत्मा होता है, और विशालता वहां पर हर मतलब जो है सेंस में आते हैं। तो यहां पर जब हम कहते हैं महाजनपद, तो महा का मतलब होता है विशाल, और जनपद का मतलब आप जानते हो कि जनपद वास्तव में जैसे आज बांदा जनपद है, फतेहपुर जनपद है, जबलपुर है, इलाहाबाद है, ठीक है ना। जब हम इस तरह से जनपद की बात करते हैं तो जनपद का मतलब जो है, जब हमारे मन में या हमारे आसपास जो है या ऐसे शब्द जब आते हैं तो इसका मतलब होता है एक निश्चित भूभाग, ठीक है। एक निश्चित भूभाग है, और ये भूभाग जो है वो क्या हो जाएगा, प्रयागराज, ठीक है। ये प्रयागराज या इलाहाबाद जनपद हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम कहेंगे, अगर फतेहपुर जनपद कह दिया तो ये जनपद जो है वो क्या हो जाएगा, फतेहपुर जनपद हो गया, ठीक है। तो जब हम वास्तव में जनपद शब्द का उल्लेख करते हैं या उच्चारण करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एक निश्चित भूभाग का क्षेत्र उभर कर सामने में आता है, ठीक है ना। लेकिन जब वह जनपद, वह निश्चित भूभाग का जो आकार है वो बहुत विशाल अगर है तो उसी को हम कहेंगे महाजनपद, ठीक है। जनपद का जब रूप आकार जब बड़ा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, महाजनपद, ठीक है। अब ये देखना है कि ये महाजनपद कैसे आया, इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो इसको आप यहां पे ये समझिएगा कि ऋग्वेद की अगर हम बात करें, ठीक है, ये ऋग्वैदिक काल हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वास्तव में वहां पर इस संबंध में किसी तरह की स्पष्ट जानकारी नहीं है, ठीक है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल हो जाएगा, ठीक है। ये है अर्ली वैदिक पीरियड हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये हो जाएगा लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। ये हो गया। अब आपको समझना क्या है, और यहां पे पहले से ही मैं लिख ले रहा हूं, ये है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व,
6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, 6th सेंचुरी BC, ठीक है, ये हो गया। अब जो समझना है, हमने अभी तक जो बातें बताई है ऋग्वैदिक काल में, कि ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में जन शब्द की चर्चा जो है वो कितनी बार है, 275 बार, ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन जनपद शब्द का एक बार भी उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। जब हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो यहां पर जनपद शब्द का, ठीक है, जनपद शब्द का उल्लेख मिलना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, उल्लेख जो है वो मिलना प्रारंभ हो जाता है। और हमने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल में क्या था कि जन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, ऋग्वेद में जन शब्द की चर्चा 275 बार मिलता है, ठीक है। और यहां पर यह ध्यान रखना है कि जन में पंचजन काफी लोकप्रिय था, काफी जो है मतलब उसकी चर्चा बहुत ज्यादा है पंचजन का। और इस पंचजन में आते हैं पुरु, ठीक है, पुरु, यदु, तुर्वश, अनु तथा द्रहुम, ठीक है, पुरु, यदु, तुर्वश, अनु तथा द्रहुम, ठीक है। ये है आपके जो है पंचजन, जिसका ऋग्वेद में बार बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो इसके अतिरिक्त जो है वो कौन कौन है, भरत हो जाएंगे, कृवि, ठीक है, कृवि, इसके बाद क्या हो जाएगा, त्रित्सु तथा सृंजय। ऐसे भी जन का उल्लेख ऋग्वेद में क्या है कि मिलता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो क्या है कि जो जन थे वो आर्य भी थे, अनार्य भी थे, ये सब के सब आर्य जन है। और अनार्य जन की अगर बात आती है तो आप एक और ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानते होंगे, दाशराग युद्ध, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के सप्तम मंडल में, जितनी बातें बता रहे हैं सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से, ठीक है। और सब के बारे में जानकारी या तो 6th सेंचुरी BC में दिया होगा या फिर दिया होगा किसमें, इसके पहले का जो चैप्टर, चूंकि वैदिक काल की बात कर रहे हैं, वैदिक काल की किताब आप पढ़ोगे, चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में सारी जानकारियां मिलेगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप केवल समझिए। मेरा हमेशा से जोर रहा है क्लास में कि पहले चीजों को, पहले विषय को समझिए। जिस दिन विषय को समझ लेंगे उस दिन उस विषय के प्रति आपका जो लगाव है, जो सुझाव या कह सकते जो रुझान है, वो रुझान आपके बढ़ जाएंगे। आपका जो है वो क्या है, इंटरेस्ट उस विषय के प्रति, जो रुचि है वो रुचि बढ़ेगी। और जैसे विषय के प्रति आपका जो नजरिया है वो चेंज होता है, लगाव आपका बढ़ता है, आपकी रुचि जब बढ़ती है तो वो विषय मतलब जो है बहुत ही साइंटिफिकली जो है वो सारे विषय अपने आप आपके मन मस्तिष्क में अपना छाप छोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए हमेशा से मैंने इसी बात पर बल दिया कि आप चीजों को समझिए। समझ जब लोगे ना तो खुद से भी पढ़कर जो है उस सारे विषयों को आप समझ विकसित कर सकते हो, उसके प्रति जो है उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दाशराग युद्ध ऋग्वेद के सप्तम मंडल में इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा जाता है कि एक तरफ 5 आर्य थे, ठीक है, 5 आर्य जन थे और 5 अनार्य जन थे, ठीक है, 5 आर्य 5 अनार्य हो गए, ठीक है। और इसमें क्या था कि 5 आर्य प्लस 5 अनार्य, ये दोनों मिलकर जो है वो कितने हो गए, 10, ठीक है। और 10 राजाओं का युद्ध था वर्सेस क्या हो जाएगा, वर्सेस सुदास। और सुदास जो है भरतों के राजा थे, ठीक है, भरतों के राजा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 10 जो ये 5 आर्य थे ना, 5 आर्य वही हैं जो पंचजन है, ठीक है। जो पंचजन है, पुरु, यदु, तुर्वश, अनु तथा द्रहुम, यही वास्तव में 5 आर्य थे। और 5 अनार्य की जब बात आती है तो वो कौन कौन हो जाएंगे, ये हो गए पुरु, यदु, तुर्वश, अनु, द्रहुम। और ये हो जाएंगे अलीन, पक्त, भलानिन, शिव, विषानिन, ठीक है। ये जो 5 अनार्य है ना, वो 5 अनार्य कौन कौन हो जाएंगे, अलीन हो जाएंगे, इसके बाद पक्त, अलीन, पक्त, अलिनपक्त, भलानिन, शिव विषानिन, ठीक है।
ये जो है 5 अनार हो जाएंगे। तो 5 आर ये हो गए पूर्व यदु तुर्व शनुद्रहुम, और 5 अनार हो गए अलिन पक्त भदानी शिव विषानी। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि ये सब जन थे। जन का मतलब आप समझिएगा कबीला, लोगों का समूह, ठीक है, लोगों का समूह आप समझ लीजिए। ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ द पीपल है, और वो सब हर एक का अपना अपना ग्रुप है जिसको कुनबा कह सकते हो। जैसे कि हम सब परिवार का एक कुनबे में बहुत सारे जो है वो क्या है कि लोग हैं, अपने जो है 2-3 पीढ़ियों के लोग इकट्ठे, तो हम कहते हैं कि ये एक परिवार, एक कुनबे के लोग हैं। फिर एक दूसरा कुनबा होगा, तीसरा कुनबा होगा। तो जस्ट लाइक जब हम जन की बात करते हैं तो लोगों का समूह है जो एक पेस्टोरल लाइफ जी रहे हैं, यानी कि जो अर्धयायावार की जिंदगी, पेस्टोरल लाइफ का मतलब आप कह सकते हो एक जनजातीय समाज की कल्पना करिए कि वास्तव में वो क्या है कि चारागाह की या कह सकते हैं जीविका की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार भटकते रहते हैं, ठीक है, भटकते रहते हैं। फिर जीविका की व्यवस्था कुछ दिनों तक कुछ स्थान पर होते, फिर वो दूसरे स्थान तीसरे स्थान पर निकल जाते हैं। तो भूमि विशेष का उनके जीवन में कोई खास महत्व नहीं रहता है। बस जहां जीविका के साधन हैं जब तक है वहां रुके हुए, जैसे ही वो खत्म हुआ फिर वो दूसरे क्षेत्र में माइग्रेट कर गए, तीसरे क्षेत्र में माइग्रेट कर गए, और इसी को हम कहेंगे अर्धयायावार की जिंदगी जीना। और ये प्रायः जनजातीय जो समाज होते हैं, ठीक है, जो कबीलाई चरण में जो पहुंचे हुए समाज होते हैं, उन समाजों की जो प्रवृत्ति होती है, उनका जो प्रकृति होती है वो ऐसी ही होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पे देखना क्या है कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, कि उत्तर वैदिक काल में आप समझ जाइए कि हमने क्या बताया कि उत्तर वैदिक काल में जनपद शब्द का उल्लेख मिलने लगता है। ऋग्वेद में जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं है, लेकिन जन शब्द की चर्चा 275 बार है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जब हम जाते हैं तो वहां पर क्या है कि वहां पर जनपद शब्द का उल्लेख मिलना प्रारंभ हो जाता है। यहां पर क्यों नहीं भूमि विशेष का महत्व था। हमने जब आपको ऋग्वैदिक काल बताया था तो हमने उस जगह पर इस बात की जानकारी दी थी कि ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। वहां पर एनिमल हस्बेंड्री वाज द चीफ बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। और ये किस काल में, ऋग्वैदिक काल में। और इसलिए पशुओं के चारागाह की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार भटकते रहते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ जब उत्तर वैदिक काल में हम जाते हैं, हमने आपको क्या बताया बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। बिहाइंड द सीन ये हो रहा है कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन से बदलकर क्या हो जाता है, कृषि हो जाता है। तो कृषि जब अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बना, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे स्थान पर जो आप भटक रहे थे ऋग्वैदिक काल में, जो अर्धयायावार की जिंदगी जी रहे थे, वो जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। अब क्या है, जीवन में स्थायित्व आएगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक क्षेत्र में कृषि का कार्य आप जैसे ही करोगे, ठीक है ना, तो आपको कृषि का कार्य करने के लिए एक निश्चित भूभाग पर आपको क्या है कि अगर जंगल झाड़ी कुछ भी होंगे, आपको पहले उसकी सफाई करनी होगी, पहले उस जगह को कृषि योग्य भूमि में तब्दील करना होगा। फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कृषि योग्य भूमि में तब्दील किया, फिर बीज बोया, फिर फसल लहलाए, ठीक है, फसल लहलाने के समय तक जो है उसकी देखभाल करेंगे, सिंचाई की व्यवस्था, मतलब तमाम तरह की जो है वो करेंगे। जब तैयार हो जाएगा तो उसको काटने की व्यवस्था करेंगे, फिर उससे फसल निकालने की व्यवस्था करेंगे। तो ये प्रक्रिया कम से कम 3 से 4-5 महीने की जो है वो चलती है। फिर जैसे ही खत्म हुआ तब तक दूसरे फसल का समय आ गया। फिर आप कहां जाओगे, जो जहां पर थे वो सब वहीं पे रुक गए, वहीं पर टिक गए, और उस भूमि विशेष से उनका विशेष लगाव होने लगा। क्यों होगा? इसलिए क्योंकि किसी भी भूमि को अगर आप कृषि योग्य भूमि में तब्दील करते हो ना, तो वो बड़ा ही मेहनत या श्रम साध्य लेबर इंटेंसिव वर्क है। तो लेबर इंटेंसिव वर्क यानी मेहनत करके अगर किसी जगह को आपने साफ सुथरा बनाया, उसे कृषि योग्य भूमि में तब्दील किया, तो आप उस क्षेत्र से जाना नहीं चाहोगे। आप हमेशा उसी में टिके रहकर आप मेहनत करेंगे, आप हर साल कृषि का कार्य करेंगे, उपज पैदा करेंगे, उसी से जीविका का संचालन जो है आप क्या है कि करोगे। यानी कि क्या होगा कि भूमि विशेष का महत्व लोगों के जीवन में बढ़ जाएगा, और फिर भूमि विशेष की अपनी एक पहचान होने लगेगी कि कुछ लोग यहाँ पे होंगे, कुछ लोग इधर होंगे, कुछ लोग उधर, कुछ लोग इधर। तो इस तरह से क्या है, जो जहां पे होंगे वो वहीं पर टिक जाएंगे। और उसमें क्या हुआ कि पूर्व वैदिक काल का आप समझ जाइए कि यहां पर इस बात को समझिएगा कि ये जो पूर्व, ठीक है, पूर्व प्लस इसके बाद यहां पे भरत, तो पूर्व और भरत ने मिलकर जो है एक नया जनपद बनाया उस काल में, और वो जनपद हो जाएगा कुरु जनपद।
ठीक है, कुरु जनपद हो जाएगा। और इधर तुर्वश प्लस क्रीवी, ये दोनों जन मिलकर जो है वो कौन से जनपद का निर्माण किया? पांचाल जनपद। ठीक है, पांचाल जनपद का निर्माण किया। तो इस तरह से क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में जनपदों का उल्लेख मिलना प्रारंभ हो गया। और उन जनपदों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल, ठीक है, इस काल में क्या हुआ, 16 महाजनपद, यहां पे महाजनपद का उल्लेख मिलना प्रारंभ हो गया। सॉरी, जनपद का, ठीक है, जनपद का उल्लेख मिलना प्रारंभ हो गया। और हमने आपको क्या बताया कि कैसे बना, तो पुरु प्लस भरत, इन दो जनों ने, ऋग्वैदिक काल के दो जनों ने मिलकर कौन से जनपद का निर्माण कराया? कुरु जनपद का। इसी प्रकार तुर्वश, ठीक है, तुर्वश प्लस क्रीवी, ये दो जन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पांचाल जनपद का। ठीक है, ये दोनों जनपद, ये याद रखिएगा, छांदोग्य। अब आपको देखना ये कहां जानकारी मिल रही है, तो छांदोग्य उपनिषद है, उपनिषद साहित्य यानी उत्तर वैदिक कालीन साहित्य। छांदोग्य उपनिषद में कुरु और पांचाल जनपद को वैदिक सभ्यता का, ठीक है, सॉरी, छांदोग्य उपनिषद में यह कहा गया कि कुरु जनपद में कभी भी ओले नहीं पड़ते। ठीक है, अब यहां पे ओले के बारे में बात नहीं करनी है, यहां पे समझना यह है कि छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि कुरु जनपद में कभी भी ओले नहीं पड़ते हैं। शब्द का उल्लेख क्या है? कुरु जनपद, यानी उत्तर वैदिक काल में जनपद शब्द का उल्लेख मिलने लगा। इन दोनों के बारे में शतपथ ब्राह्मण में लिखा है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का, ठीक है, वैदिक सभ्यता के दो सर्वश्रेष्ठ केंद्र के रूप में, ठीक है, वैदिक सभ्यता के दो सर्वश्रेष्ठ केंद्र है, कौन कौन से? कुरु और पांचाल। ठीक है, कुरु और पांचाल जनपद वैदिक सभ्यता के दो सर्वश्रेष्ठ केंद्र हैं। इस बात की जानकारी कहां पे मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। ये सारी बातें जो इंडिकेट कर रहा है, ये किस चीज की बात, किस बात को इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि इस काल में, यानी उत्तर वैदिक काल तक जाते जाते जनपद शब्द का उल्लेख मिलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और आप ये समझिए, ठीक है, इसको अगर हम एक नक्शे के थ्रू समझने की कोशिश करें, ठीक है ना, एक नक्शे के थ्रू समझने की कोशिश करें, तो ये है, ठीक है, ये हो जाएगा गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, अब क्या हुआ कि यहां पर कुछ जनपद यहां पे बन गए, कुछ जनपद इधर बन गए। ठीक है, कुछ जनपद जो है वो क्या है कि यहां पर बने, कुछ जनपद जो है इधर बन गए, कुछ जनपद यहां पर बन गए, कुछ जनपद इधर हो गए। ठीक है, कुछ जनपद, यानी कि जो जहां पर है वहीं पे रुक गया। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि जनपदों का उदय होने लगा और इस सब की जिंदगी में कृषि का महत्व जो है बहुत ही ज्यादा हो गया। अब जब कृषि का महत्व बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि आज जो है आप सुनते होंगे कि इसकी जमीन इसने हड़प ली, इसकी जमीन इसने हड़प ली, जमीन जायदाद को लेकर मारपीट होने लगी, मार काट मच गई, यहाँ पे इतने लोग जो है उनकी हत्या कर दी गई। ये सारी जो चीजें सीख रहे हो या जान रहे हो आप या सुन रहे हो आप, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भूमि का महत्व जो है बढ़ा है। तो क्या ये पूर्व वैदिक काल में भूमि का महत्व था? नहीं था। क्यों नहीं था? कुछ दिनों तक रहते थे पशुओं के चारागाह की तलाश में, फिर कुछ दिनों के बाद दूसरी जगह, वहां पे कुछ दिन रहते थे, फिर तीसरी जगह, तो वो भटकते रहते थे, माइग्रेट करते रहते थे। और इस वजह से क्या हुआ कि उनका भूमि विशेष पर अस्थायी रूप से टिकना नहीं हुआ। इसीलिए ऋग्वैदिक काल में भूमि विशेष के द्योतक शब्द, जनपद शब्द का एक बार भी उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में हम जाते हैं, वहां पर क्या होता है कि कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बना। तो कृषि का कार्य कूद फांद के तो करोगे नहीं कि यहाँ पे बीज बोया, इधर फसल लहलाए, फिर इधर जो है वो क्या है कि यहाँ पे फसलों की कटाई हुई, इधर मड़ाई हुई, फिर इधर से, ये ऐसे तो होगा नहीं। जो जहां होगा वहां पे टिका होगा, और वहां पर टिका होगा, भूमि विशेष का महत्व लोगों के जीवन में बढ़ेगा। इसीलिए उत्तर वैदिक काल में जनपद शब्द का उल्लेख मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो जो जहां है वहीं पे टिक गए और छोटे छोटे जनपद के रूप में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, फिर क्या होगा कि अब चूंकि भूमि विशेष
का महत्व बढ़ गया। तो यहाँ पे आसपास में कोई महाजनपद शक्तिशाली होगा, ये अपने आसपास के महाजनपदों पर अपना प्रभाव स्थापित कर, तो जनपद में जब कई जनपद मिल गए तो इसका स्वरूप जो है बदलकर क्या हो गया, महाजनपद का। यहां पर भी एक शक्तिशाली जनपद था, उसने अन्य जनपदों पर अपना प्रभाव स्थापित किया, अन्य जनपदों पर अपना प्रभाव स्थापित, इसलिए यहां पर इसी तरह से यहां पर भी होगा, इसी तरह से यहां पर भी, इसी तरह से यहां पर। और इस तरह से जब एक जनपद में कई जनपद मिल गए तो उस जनपद का स्वरूप जो है आकार बड़ा हो गया और फिर उसी जनपद को महाजनपद कहकर पुकारा जाने लगा। और इस तरह से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि पूर्व वैदिक काल में जिस जनपद शब्द का उल्लेख नहीं था, उत्तर वैदिक काल में ना सिर्फ उल्लेख हुआ बल्कि धीरे धीरे क्या हुआ कि एक जनपद, शक्तिशाली जनपद अपने पड़ोस के जनपदों पर असर दिखाने लगा और उसको अपने में मिला लिया। और धीरे धीरे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जाते जाते ऐसे जो जनपद थे उन जनपदों के आकार जो है वो क्या है कि बड़े हो गए। और इस तरह से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के इतिहास में आप देखिएगा लगभग 16 महाजनपदों का उदय हुआ। और वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे, अगर उसको देखा जाए, एक नक्शे के थ्रू समझा जाए, तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है फैक्ट्स है, उसकी अवस्थिति को अगर समझी जाए तो वो अवस्थिति क्या होगी। ठीक है, मैं नक्शे के थ्रू जो है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये है अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्जी, मल्ल, सूरसेन, कुरु, पांचाल, कौशल। इसके बाद यहाँ पे मत्स्य हो जाएगा, इधर जो है गांधार, कंबोज हो जाएगा। इसके बाद ये अवंती है, चेदी हो जाएगा। तो देखिए 3, 3, 6, 3, 9, 4, 13, 3, 16 एक दक्षिण में भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है अश्मक। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको आपको याद रखना। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ तो आपके लिए थोड़ा सा सरल होगा समझना। ये अंग महाजनपद है, ये है मगध, ये वज्जी हो जाएगा, ये है मल्ल। ठीक है, वो मल्ल हो गया, अंग मगध। इसके बाद ये हो जाएगा काशी, काशी, ये हो जाएगा चेदी, ये है अवंती। इसके बाद ये हो जाएगा अश्मक। ठीक है, ये अश्मक हो गया। इसके बाद ये मत्स्य है, मत्स्य, ये है कुरु, कुरु, ये है सूरसेन। ठीक है, ये हो जाएगा कौशल, कौशल, ये है पांचाल, पांचाल। इसके बाद थोड़ा सा ये और जो है ये थोड़ा और ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा गांधार और ये है कंबोज। ठीक है, शायद ये बोर्ड में नहीं दिख रहा होगा बट आप देखिए, अब दिखेगा आपको। ठीक है, ये है 16 महाजनपद। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद अस्तित्व में आए। कब आया? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये 16 महाजनपद अस्तित्व में आए। 16 महाजनपद ये कब आया? 6th सेंचुरी BC। ठीक है, तो ये जो 16 महाजनपद है ना, अब देखिए इससे सवाल जो है वो कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो यहां पे देखिए सबसे पहला सवाल है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र जो महाजनपद है वो महाजनपद कौन सा हो जाएगा? वो है अश्मक। ठीक है, अश्मक महाजनपद एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था। सर्वाधिक पूर्व में स्थित महाजनपद जो है वो क्या हो जाएगा? अंग महाजनपद।
ये सबसे पूर्व में स्थित जो है महाजनपद था और इसकी जो अवस्थिति थी, ये अवस्थिति वर्तमान भागलपुर बिहार जो क्षेत्र है चंपा, उसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद अगर मगध की बात करें, मगध के बारे में फिलहाल मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करें, पश्चिमोत्तर भारत में स्थित दो महाजनपद जो थे वो गांधार और कंबोज का क्षेत्र था। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए तो यहां पे देखिएगा कि इसमें तीन जो महाजनपद थे ना वो विशेष रूप से ताकतवर थे। एक कौन सा महाजनपद हो जाएगा, मगध महाजनपद हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कौशल और तीसरा हो जाएगा अवंती। ये तीन शक्तिशाली महाजनपद थे। काशी भी शक्तिशाली था लेकिन कौशल महाजनपद ने उसे अपने प्रभाव में ले लिया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक पावरफुल जो है महाजनपद होगा। और ये जो तीन महाजनपद पावरफुल है ना, तीन महाजनपद पावरफुल है, तो इन तीनों के बीच में आप समझ जाइए गद्दी के लिए संघर्ष होगा, साम्राज्य का विस्तार होगा। गद्दी के लिए संघर्ष करने का मतलब है कि कौन जो है, जब हमने कहा कि छोटे छोटे जनपद पे जब पास के शक्तिशाली जनपद ने अपना असर डाला तो जनपद में कई जनपद मिल गए तो हो गया महाजनपद। अब जो महाजनपद है वो भी तो पावरफुल हो गया, वो भी तो अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा, तो वो अगर किसी और महाजनपद पर अपना प्रभाव स्थापित करता है तो एक जनपद में कई जनपद मिले, स्वरूप हो गया महाजनपद का। जब एक महाजनपद में कई महाजनपद मिलेंगे तो उसका स्वरूप बड़ा हो जाएगा और उसी का नाम दिया गया साम्राज्य का। और आपको पता है कि मगध महाजनपद ने अन्य महाजनपदों पर अपना प्रभाव स्थापित कर अपने को जो है एक विशाल साम्राज्य के रूप में तब्दील किया। उसे ही मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कहकर पुकारेंगे। ठीक है, जो ध्यान रखिएगा बिंबिसार के अंग विजय से प्रारंभ होता है और वो चलता रहता है और वो अशोक के कलिंग विजय तक जो है वो जाता है। अशोक के कलिंग आपने अक्सर सुना होगा, अशोक ने अपने शासनकाल में एकमात्र युद्ध कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग के युद्ध के बाद कोई युद्ध नहीं किया, कोई युद्ध नहीं किया। जब आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि भाई कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कोई युद्ध क्यों नहीं किया, तो कोई युद्ध क्यों नहीं किया, तो इसका कारण हम सब यही जानते हैं या सामान्य तौर पे लोग यही कहते हैं कि क्योंकि उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, वह अहिंसा का पुजारी बन गया, धम्म घोष भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति का पालन किया, उसने धम्म विजय का अपना एक दौर प्रारंभ किया और इस वजह से उसने ऐसा नहीं किया, साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इस तरह ये जवाब जो है सही नहीं है। इसका सही जवाब यही है कि कलिंग युद्ध के बाद भले ही उसके भेरी घोष की नीति धम्म घोष में तब्दील हुआ, भले ही धम्म विजय की नीति का पालन किया, भले ही कोई युद्ध नहीं किया, लेकिन नहीं करने का रीजन ये नहीं था कि बौद्ध धर्म को अपना लिया, अहिंसा का पुजारी, सब कुछ सही है अपनी जगह पे, लेकिन उसने व्यवहारिकता नहीं छोड़ी थी। उसने प्रैक्टिकल जो अप्रोच एक शासक का होना चाहिए उसने नहीं छोड़ा था, बल्कि जो है वो क्या है कि वो इसलिए कलिंग युद्ध के बाद कोई युद्ध नहीं किया क्योंकि मगध साम्राज्य का मैक्सिमम अधिकतम जितना विस्तार हो सकता था उसने वो विस्तार प्राप्त कर लिया था। इसलिए कहा गया कि बिंबिसार के अंग विजय से मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जिस प्रक्रिया की शुरुआत होती है वो अशोक के कलिंग विजय के साथ जो है पूरा हो जाता है। इस बात को जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इस बात को जो है समझिए। तो ये एक बार जो है वो क्या है कि ये 16 महाजनपद का जो एक वजूद है ये हमने आपको बताया कि कैसे आया था, ठीक है। अब हम लोग यहां पर ये देखें कि इन 16 महाजनपदों की अगर हम बात करें तो इन 16 महाजनपदों की जो स्थिति है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है, अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। 16 महाजनपद, अब हम लोग फैक्ट्स की बात करेंगे कुछ, ठीक है ना। 16 महाजनपद, ठीक है। सबसे पहला सवाल यही आएगा कि प्राचीन भारत के इतिहास में 16 महाजनपद का जो वजूद था वो वजूद कब आया था, अस्तित्व में कब आया था, तो इसका सही जवाब है छठी, ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। 6th सेंचुरी BC 16 महाजनपद, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। ये 16 महाजनपद, ऐसा महाजनपद, इस महाजनपद का वजूद जो आया था, अस्तित्व जो आया था वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आया था, ठीक है। दूसरी बात देखिए, ठीक है, इसकी जो है वो क्या है कि इसके बाद आप देखिएगा 16 महाजनपद, इसके जानकारी के
जानकारी के स्रोत। ठीक है, तो हम लोग सबसे इतिहास जब पढ़ते हैं तो हम लोग सबसे पहले यही जानने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई, कहां से मिला, क्योंकि वो तो डिस्टेंट पास्ट की बात है, सुदूर अतीत की जो बात है वो बात हमारी नजरों से कई हजार साल पहले की बात है। तो कई हजार या कई 100 साल पहले की जो बात है वो बात सही में हुई है या नहीं हुई है, वो घटना हुई है या वो युग आया है या नहीं आया, इसका कोई ना कोई तो प्रमाण होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सोर्सेस की बात करते हैं। तो जानकारी के जो स्रोत है ना, वो स्रोत मुख्य रूप से साहित्यिक स्रोत है, और साहित्यिक स्रोत में भी जो है ध्यान ये रखिएगा कौन कौन सा स्रोत है, बौद्ध साहित्य हो जाएगा, ठीक है, बौद्ध साहित्य, और दूसरा हो जाएगा जैन साहित्य। ठीक है, इसके संबंध में आप समझ जाइए कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो है वो कम है। ठीक है, बौद्ध साहित्य है, और बौद्ध साहित्य, ठीक है, इसमें कौन सा साहित्य इंपॉर्टेंट है, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, जब जैन साहित्य की बात आती है तो जैन साहित्य में कौन सा आ जाएगा, भगवती सूत्र। ठीक है, जैन साहित्य में भगवती सूत्र हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय वाला सवाल जो है वो कई बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया कि बौद्ध साहित्य, वो कौन सा बौद्ध साहित्य है जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब जो है अंगुत्तर निकाय है, और ये वाले सवाल जो है डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, कई बार पूछे गए। अभी देखिए मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल जो है, क्वेश्चंस जो है वो क्या है कि मैं नहीं करा रहा हूं, ठीक है ना, नहीं करा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप सबको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो है बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, बहुत ज्यादा, कि 4 ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन करा दिया, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, तो मैं देखता हूं कि उसके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये सारे इंडिकेशन इस बात के हैं कि आपको शॉर्टकट ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको लगता है कि कम से कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो जाए, भले ही सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन कोई अगर वो क्या करता है कि अगर वो क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल तो वो ज़्यादा आकर्षित करता है, और वो जरूरी भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पहले जो मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरी बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी इस बात को समझ लोगे ना तो जीवन में बहुत फायदे होंगे। कि पहले क्या करो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मत देखो, पहले उसको समझो। कोई भी एक चैप्टर, एनसीईआरटी की किताब में कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आपने देखे नहीं देखे, तो एनसीईआरटी क्यों एनसीईआरटी लिखी गई, एनसीईआरटी इसलिए लिखी गई क्योंकि आप पहले समझो विषय को, पहले आप चैप्टर्स को समझिए। ठीक है, वो बताता है कि पहले हमें समझिए, जिस दिन समझ जाओगे ना क्वेश्चन की औकात क्या है, वो क्वेश्चन तो उसी से बना है ना, तो उस कॉन्सेप्ट को अगर पकड़ लीजिए तो आप बताओ कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप कितने कर सकते हैं एक विषय पर। एक विषय पर हजारों जो है वो क्या है कि एक चैप्टर पे हजारों क्वेश्चन बन सकते, क्या हजारों क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या हजारों क्वेश्चन रट कर या पढ़ कर आप जा सकते हो, नहीं। आपको क्या करना होता है, इसलिए क्या होता है उस विषय को पहले लेक्चर्स के फॉर्म में आपको समझाया जाता है, समझाया इसलिए जाता है, और कुछ सवाल का एग्जाम्पल दे दिया था कि इस चैप्टर से ये सवाल जो है ऐसे आए हुए हैं। अब ऐसे ही आएंगे इसकी गारंटी नहीं है ना, वो तो कोई आप क्वेश्चन सेटर तो हो नहीं, मैं तो क्वेश्चन सेटर हूं नहीं कि मैं बता दूं और आपको बताओ कि देखो वो आ जाएगा, और वो आ गया तो आपने सोचा कि चलो बहुत बेहतरीन टीचर है। आप कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते, ठीक है ना। बस एक क्या होता है कि हम 4, 5, 6 प्रश्न एक चैप्टर से देखते हैं जो आए हुए सवाल, मोटे तौर पे एक आइडिया जो है हम लगा लेते हैं कि इस तरह के सवाल जो है वो आते हैं। ठीक है, वो आइडियाज हमने लगाया और उसके हिसाब से हमने पढ़ाया, और ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट जो है वो उस कॉन्सेप्ट को हमने समझा दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया, तो उसमें किसी भी तरह का प्रश्न अगर आपने सही तरीके से समझा है। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखिएगा कि सिविल सर्विसेज में क्या है कि उसकी एक बहुत बड़ी जो खासियत है, वो खासियत यही है कि वो क्या करता है कि उसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके जो मतलब जिन शब्दों में उसे गढ़ा जाता है, जिन वाक्य विन्यास में उस वैसे प्रश्न को समेट कर पूछा जाता है, ध्यान ये रखिएगा कि उसको अगर समझ लिया आपने, उन मतलब शब्दों में और वाक्य विन्यास में जो सिमटे हुए सवाल हैं उसको अगर रिबिल्ड कर लिया, समझ लिया, तो जो कॉन्सेप्ट आपके पास है उससे मैच कराकर आप उसका आंसर निकाल ही लोगे, चाहे मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से हो। तो इसलिए बहुत ही जरूरी होता है कि आप कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए जानकारी के स्रोत जो है अंगुत्तर निकाय, भगवत, दोनों में 16 महाजनपद है,
लेकिन सवाल ये उठता है कि अंगुत्तर निकाय वाले जो सवाल है वो सवाल ज्यादा पूछा गया भगवती सूत्र की तुलना में, जबकि अंगुत्तर निकाय की तरह भगवती सूत्र में भी महाजनपदों की संख्या 16 ही बतलाई गई है। तो इसका कारण ये है कि हमने इसके पहले जो ये नक्शा हमने बनाया, जो 16 महाजनपदों का हमने जो जिक्र किया, यहाँ पे लोकेट किया, इन 16 महाजनपदों का जो स्रोत है वो स्रोत क्या है, वो है अंगुत्तर निकाय। यानी अंगुत्तर निकाय में भी महाजनपदों की संख्या 16 है, भगवती सूत्र में भी महाजनपदों की संख्या 16 है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क यह है कि जो अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपद है, उस 16 महाजनपदों की जो पहचान है वो पहचान स्थापित हो चुकी है और उसको जो है हमने मैप के थ्रू दिखाया। लेकिन भगवती सूत्र में क्या है, भगवती सूत्र में महाजनपदों की संख्या 16 ही है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो 16 नाम दिए गए उसमें सबकी पहचान स्थापित नहीं हो पाई है। तो जो पहचान जिसकी स्थापित हो गई तो हम लोग उसका ही जो है प्रयोग क्या है कि कर पाते हैं, और इसीलिए अंगुत्तर निकाय की जो बात है वो बात काफ़ी जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। अंगुत्तर निकाय के बारे में एक बात और बता दूं, ठीक है, बुक्स जब आप पढ़ोगे तो उसमें और सारी बातें सब मिलेगी। बौद्ध साहित्य जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो बौद्ध साहित्य में क्या है कि जैसे हमने त्रिपिटक बताया, 3 पिटक जो है ये क्या है, बौद्ध साहित्य, ठीक है। तो ये जो त्रिपिटक है ना, ये त्रिपिटक 3 पिटक है, सुत्त विनय अभिधम, ठीक है, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है तथा अभिधम, आपको सब मालूम है और हमने आपको बताया भी, ठीक है ना। इसमें ये ध्यान रखिएगा ये पहली संगीति में और ये हो जाएगा तीसरी संगीति में, ठीक है। तो ये जो सुत्त पिटक है ना, इस सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। निकाय मतलब बॉडी, ठीक है, 5 शाखा 5 भागों में विभक्त है, और वो भाग है दिग्घ मंजिम संयुक्त अंगुत्तर खुद्दक। दिग्घ मंजिम संयुक्त अंगुत्तर तथा खुद्दक, ठीक है। बौद्ध साहित्य पढ़िएगा, पाषाण काल से आजादी तक में, उसमें आपको मिल जाएगी ये बातें, ठीक है ना। दिग्घ मंजिम संयुक्त अंगुत्तर खुद्दक, ठीक है, ये क्या है, अंगुत्तर, देख रहे हैं ना। तो ये अंगुत्तर है, इसी अंगुत्तर निकाय में क्या मिलता है, 16 महाजनपद। इसलिए जब मैं बौद्ध साहित्य, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ये अंगुत्तर निकाय कैसा बौद्ध साहित्य, कहां से आया, तो आप ये समझ जाइए त्रिपिटक में जो पहला पिटक है सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन मिलता है, वो 5 निकायों में 5 बॉडीज में 5 चैप्टर शाखा में आप समझ लीजिए कि विभक्त है। दिग्घ मंजिम संयुक्त अंगुत्तर तथा खुद्दक, इसमें अंगुत्तर जो निकाय है यही निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार ये सवाल एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अब यहां पर यह समझना है, ठीक है, जो ये 16 महाजनपद है, इन 16 महाजनपदों में शासन का स्वरूप क्या है, 16 महाजनपद, ठीक है, 16 महाजनपद, और ये क्या हो जाएगा, शासन का स्वरूप, शासन का स्वरूप, ठीक है। इन 16 महाजनपदों में शासन की कैसी व्यवस्था थी, ठीक है, तो इसमें जो है 2 तरह की व्यवस्था हो जाएगी। एक हो जाएगा गणतंत्रीय शासन की व्यवस्था और दूसरा है राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था। यहां पे रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गणतंत्रीय शासन की व्यवस्था तथा राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था, ठीक है। गणतंत्रीय शासन की व्यवस्था हमने कई बार आपको संविधान के भी पोर्शन में बताया था। इन शब्दों का जब तक आप मतलब नहीं समझोगे ना, आप ये बता ही नहीं सकते हो कि इस इतिहास में जो बातें हैं, जो लिखित बातें हैं, वो वास्तव में आज के दृष्टिकोण से क्या महत्व रखता है और वो कैसे हमें आज
गर्वान्वित का या गर्वान्वयन कराता है या गर्वान्वित का एहसास कराता है, गर्व का एहसास कराता है, ठीक है। तो ये कैसे करता है, ठीक है ना, कि डिस्टेंट पास्ट की कोई बात आज अगर जो है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है तो ये हमें पता चल पाता है कि हमारे डिस्टेंट पास्ट यानी कि जो सुदूर अतीत के जो लोग थे वे लोग कितने माइंडेड लोग थे, कितने जो है दिमागी लोग थे, और कितना मतलब जो है कह सकते हैं कि मतलब वो थिंकिंग उनकी जो कैपेसिटी थी वो कैपेसिटी कितनी बढ़ी हुई थी जिसके थ्रू वो इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्था जो है वो सोच पाते थे। क्यों, देखिए आज ऐसे समझिए मैं इस पर क्यों जोर दे रहा हूं, मैं इसके थ्रू यह भी समझाना चाहता हूं कि आप अगर जीएस पढ़ते हो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से या फिर जो है आप प्रीलिम्स में भी देखते हो तो उसमें देखिएगा कला और संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारत की जो विरासतें हैं, ठीक है, वो विरासत क्या है, क्या हमें विरासत में मिला, थाती जिसको कहते हैं हेरिटेज, ठीक है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है सामान्य अध्ययन का, उसको समझना है। तो यहां पे देखिए जब हम गणतंत्रीय शासन, राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था ध्यान रखिएगा आज करीब करीब दुनिया में लुप्त हो गया है, करीब करीब लुप्त, कई कुछ राज्यों में कुछ जो है वर्तमान समय में लोकप्रिय, ठीक है। अब यहां पे देखिए राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था में शासक का पद जो है वो क्या होता है, दो चीजें समझिएगा, वंशानुगत, फिलहाल जो है दो बातें समझाऊंगा मैं, हेरेडिटरी था, और दूसरी बात जो शासन करने वाला शासक होता था ना वो जिस पर शासन करता था, चाहे वो क्षेत्र हो चाहे व्यक्ति हो, जिस पर वो शासन, जिस टेरिटरी पर वो शासन करता था और जिस व्यक्ति पर शासन करता था, आबादी पर शासन करता था, उसको एक प्रकार से ये मानता था कि हमारी जागीर है, ये हमारी संपत्ति और हम इसका मनमाना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था, आप खूब पढ़ लीजिए किताबें, खूब लेक्चर सुन लीजिए, लेकिन मैं आपको सार बता रहा हूं, एसेंस समझिएगा कि राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात कि शासक का जो पद होगा वो पद जो है वंशानुगत होगा, हेरेडिटरी होगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि शासन करने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति जिस टेरिटरी पर शासन कर रहा है और जिस आबादी पर शासन कर रहा है उसको ये मानेगा कि ये मेरी जागीर है, मेरी संपत्ति की तरह है, और हम जैसा चाहेंगे वैसा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था में। और गणतंत्रीय शासन की व्यवस्था में ये दो चीजें नहीं होंगी, यानी पहली बात कि इसमें शासक का पद वंशानुगत नहीं होगा बल्कि उसका चुनाव होगा, उसको चुना जाएगा जनता के द्वारा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिस रूप में वो कहीं ना कहीं चुना जाएगा। और दूसरी बात कि ये शासन जो करेगा, ठीक है, शासन जो करेगा वो इस तरह से शासन जिस क्षेत्र पर, जिस टेरिटरी पर शासन करेगा और जिस आबादी या जनसंख्या पर शासन करेगा वो इस तरह से शासन नहीं करेगा जैसे उसकी वह संपत्ति है, जागीर है, बल्कि इस तरह से शासन करेगा कि उसने उसे बनाया है केवल और केवल क्षेत्र को और जनता को मैनेज करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए और उसका विकास करने के लिए उसने चुनकर भेजा। यानी आपको जब भी काम करना होगा तो उसके लिए काम करना होगा। लेकिन थोड़ा सा यहां पर एक बात और समझिएगा कि भारत में अगर देखा जाए तो मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में वास्तव में ठीक है शासक को निरंकुशता का अधिकार था, डेस्पोटिक होता था, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है कोशिश करता था कि वो जनता के लिए बेहतर तरीके से कार्य कर सके। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र में यह लिखा गया, वो भी गणतंत्र का विरोधी है, राजतंत्र का समर्थक है, लेकिन वो राजतंत्र का इस रूप का समर्थक नहीं है कि एकदम जागीर है, तुमको जो चाहो वो कर सकते हो, नहीं। वो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित, हितकर वह नहीं जो राजा को अच्छा लगे बल्कि हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। इसलिए उसकी जो निरंकुशता का जो ये है उसको हम कहते हैं, मतलब जो उसको कहते हैं बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म कहा जाता है, उसको उदार निरंकुशतावाद, कल्याणकारी निरंकुशतावाद जिसको बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म कहा जाता है, वेलफेयर डेस्पोटिज्म कहा जाता है। और एक और शब्द है जिसका एग्जामिनेशन में पूछा गया है सवाल, लेकिन
लेकिन मैं यहाँ पर उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वो मौर्य काल में जब जाऊँगा तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो है जिस तरह की निरंकुशता की बात की है, उसके लिए एक और शब्द का एग्जामिनेशन में प्रयोग किया गया है, और वो शब्द है प्रबुद्ध निरंकुशतावाद। उसको एनलाइटेंड डेस्पोटिज्म कहकर पुकारा जाता है। ठीक है ना। तो गणतंत्रीय शासन की व्यवस्था राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था हो जाएगी। सवाल ये उठा कि वो कौन कौन से महाजनपद है जहां पर, ठीक है, वो कौन कौन से महाजनपद थे जहां पर व्यवस्था थी कैसी जो है वो कह कि गणतंत्रीय। तो ऐसे महाजनपदों की संख्या थी 2। ठीक है, 2 महाजनपद, और शेष सभी 14 महाजनपद, शेष सभी 14 महाजनपद, ठीक है, शेष सभी 14 महाजनपद में वंशानुगत शासन की व्यवस्था थी। ठीक है ना। यहाँ पे 2 महाजनपद गण, अब कौन कौन से 2 महाजनपद हो जाएंगे, वज्जी हो जाएंगे, ठीक है, और मल्ल हो जाएगा। ठीक है, वज्जी मल्ल, जबकि शेष सभी 14 जो महाजनपद हैं यहाँ पर जो है वो क्या है कि इसमें जो मुख्य था, हमने आपको बताया कि इसमें कौशल जो है प्रमुख हो जाएगा, और इसके बाद मगध हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा अवंती। ये सारे महाजनपद शक्तिशाली थे। ठीक है, ये शक्तिशाली व प्रमुख महाजनपद थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये इस तरह से 16 महाजनपद है। तो आज की इस क्लास में हमने आपको 16 महाजनपदों की जो अवधारणात्मक जो है उसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अवधारणात्मक शब्द कभी कभार जो है ना सही तरीके से निकल नहीं पाते। ठीक है, वो कई जीभ में ही लिपट जाते हैं, पकड़ लेते हैं कि निकलेंगे नहीं बाहर। ठीक है ना। तो वो अवधारणात्मक समझ उसको कहते हैं, उसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आज मैंने इस क्लास में आपको समझाने की कोशिश की। इसके बाद अभी ये दूसरा खंड जब चलेगा तो इसमें और बातें डिटेल में बताई जाएगी, और जो नेक्स्ट वीडियोस होगा उसका इंतज़ार करिएगा। उसमें मैं 16 महाजनपद के बारे में और सारी जानकारी दूंगा, और साथ में आपको समझाऊंगा कि मगध कैसे एक साम्राज्य के रूप में तब्दील हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आप निश्चित रूप से इसको जो है आप बेहतर से तरीके से समझिए। ठीक है, फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल इसी विषय को कंटिन्यू करने के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।